ईर्ष्या और अभिमान अगर कंट्रोल हो गया तो हमको लगता है कि वो जो काम क्रोध आगे का जो है वो फिर तो क्योंकि जो क्रोध का जन्म है वो इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग जब नहीं होता है, वहां से क्रोध का जन्म होता है। और वो कहाँ से आया? एक्सट्रीम डिजायर। आपको कोई चीज एकदम एक्सट्रीमली आप उसके प्रति इंक्लाइंड है, वो नहीं हो पाया तो वो क्रोधित आप होते हैं। तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, रवि सिंह चौधरी सर। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो रवि सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दो, बिकॉज आई थिंक कि आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे rather देन मैं बताऊं। तो आप एक ब्रीफ इंट्रो दे दो अपने बारे में। जी नमस्कार सभी को। मैं रवि सिंह चौधरी रांची झारखंड से हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है। 2015 में मैं निकला हूँ। 6 साल गवर्नमेंट जॉब की है। और पिछले 7-8 सालों से देसी गौ पालन, प्राकृतिक कृषि और संस्कृत शास्त्रों में कहाँ पर साइंसेस हैं उसकी यात्रा में मैं हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो नई सिलेबस बन रही है उसकी कमेटी का एक सब कमेटी का एक सदस्य हूँ। वृक्ष आयुर्वेद पे मेरा काम है और एक कंपनी है बायोमास बेस्ड एनर्जी कंपनी उन्मुक्त ऊर्जा, जो पराली पंजाब में आप देख रहे हैं जो जलाते हैं वहाँ, तो हम यहाँ पर उड़ीसा में उसका समाधान करते हैं। तो उसका बायो पैलेट्स बना के पावर प्लांट्स को कोयले के बदले उसको हम लोग एक एज अ अल्टरनेटिव देते हैं कि पराली से आप इसको एक ईंधन बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं। तो ये मेरा परिचय हुआ। पराली क्या होता है सर? पराली मतलब जो यहाँ बिचाली पुआल, जो हम लोग आम भाषा में जो हम कह रहे हैं कि धान की हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद जो बच जा रही है, चावल आप निकाल लिए तो जो बच गया वो पुआल है। और जो खेत में भी बच जाता है उसको हम लोग स्टबल कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वो पराली हो गई आपकी। ओके, अमेजिंग। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी कि ऋषि इंटेलिजेंस क्या है, लाइक व्हाट इज इट ऑल अबाउट आपके बुक के बारे में, एंड इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में बात की गई है। इट साउंड सिमिलर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या दोनों में कुछ रिलेशन भी है? जी इसमें ऋषि प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बात हुई है। मतलब कि कभी भी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है भारत में भी, इवन इसरो के भी चेयरमैन हैं तो एक स्टेटमेंट देते हैं कि कई साइंसेस जो हैं वो हमारे वेद और उपनिषद और संस्कृत ग्रंथों में हैं। अब ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये पंक्तियां तो हम सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन कहाँ पर है, किस स्वरूप में है, कैसा दिखता है, एक्चुअल में क्या है ना। तो उसका जो पूरा संकलन है हाउ हाउ पे, मतलब व्हाट पे बहुत सारी बातें हो गई कि हमने शून्य दिया, हमने गुरुत्वाकर्षण की समझ बताई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, ट्रिगोनोमेट्री दिया, विज्ञान में कई सूत्र दिए। तो कैसे दिए? अगर आपके पास लैब नहीं है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, उपकरण नहीं है, तो कोई तो तरीका रहा होगा। तो हमारी जो विधा है, हमने कैसे उन चीजों को एक्सप्लोर किया, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे किया, उसके ऊपर ही पूरी पुस्तक लिखी गई है। और बुद्धि के ऊपर मैंने ज्यादा बात की है। क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आगे बढ़ेगा तो जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो इर्रेलेवेंट ना हो जाए, उसका भी उपयोगिता रह जाए। तो उसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? तो ऋषि इंटेलिजेंस तक बढ़ाया जा सकता है ना। एक मनुष्य की जो प्राकृतिक, उसकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, बुद्धि, तो बुद्धि के ऊपर क्या बात हुई हमारे शास्त्रों में, इन सारे बातों की चर्चा इस पुस्तक में हुई है, ऋषि इंटेलिजेंस। ओके, ओके, अमेजिंग। सर, जब आप ऋषि इंटेलिजेंस बोलते हो, व्हाट डज दैट मीन? लाइक ऋषि इंटेलिजेंस कहाँ तक जा सकती है? इस स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करिए। ठीक है, ऋषि इंटेलिजेंस थोड़ा सा अलग चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या नेचुरल इंटेलिजेंस से भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा और एल्गोरिदम बेस्ड है। इसका नेचर जो एल्गोरिदमिक है, आप उसको एक डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम से वो क्रॉस करता है, आइदर एल्गोरिथम न्यूरल नेटवर्क का हो या डीप लर्निंग का हो, जो भी है, एक एक फिक्स्ड पैटर्न है। ठीक है। ऋषियों की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी मेटाफिजिक्स हम भूल जाते हैं कि
मन, बुद्धि, चित्त के अलावा आत्मा भी है। अब इस पे डिबेट तो होते हैं कि हम नहीं मानते कि आत्मा होता है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर होता है तो उसका प्रयोग अगर हम करना जानते हैं या सीखते हैं तो वहां पर ऋषि इंटेलिजेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब बुद्धि और मन से परे शब्द का प्रयोग होगा तो हम कहेंगे उसको अपरा या ट्रांसीडेंटल इन नेचर है। ठीक है, तो ऋषि इंटेलिजेंस, मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ कि 10 पुस्तक पढ़ डेटा एनालाइज करके जो बुद्धि आएगी या जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी, वो ना हो करके सेल्फ की जब डिस्कवरी कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वहां से जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है। अब ये प्रश्न भी आता है या पढ़ाया जाता है कि भगवान जैसे पीपल पेड़ के नीचे 11, अब वहां पर ना तो प्रोफेसर है, ना तो डिस्कशन है, ना तो शास्त्रार्थ हो रहा है, ना कोई सेशंस चल रहा है। इसमें विचार शून्यता हमें प्राप्त करनी होती है, तो वहां पर थॉट्स भी नहीं है, विचार भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा विधा है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पे थॉट्स भी नहीं है, मन भी नहीं है, डिबेट नहीं हो रहा है, तर्क नहीं हो रहा है? तो कोई तरीका है क्या, ऐसा कुछ वहां पर बदलाव होता है क्या हमारे बुद्धि में? तो वो क्या होता है, उसी के ऊपर ये विषय जो है ऋषि इंटेलिजेंस है। ये आम जनजीवन में हम इससे नहीं भेंट करते हैं, ये मिलते नहीं है, हम इसका ना तो प्रयोग करते हैं ना तो हम समझते हैं। तो थोड़ा सा हम कहते हैं इंग्लिश में काउंटर इंट्यूटिव, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए पूरी पुस्तक मैंने लिखी है स्टेप बाय स्टेप की कैसे हम उस विधा को, उस चीज को हम समझें। अमेजिंग अमेजिंग रवि सर। तो सर, जब आप बुक लिख रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, तब आपको ऐसी कोई बात लाइक आपको पता चली जो आज तक इतनी उजागर नहीं हुई है, या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हो, या कोई शॉकिंग बात हो, या कुछ ऐसा जिससे कि आपको काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया हो आपके सोचने में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, कुछ बातें तो मैंने पुस्तक में लिखी नहीं है क्योंकि अभी लोग तैयार नहीं है उसको सुनने और समझने के लिए। वो कंट्रोवर्शियल भी बहुत लोगों के लिए हो सकती थी। उसमें जो संस्कृत श्लोक मुझे मिलता है जैसे कि अदृश्य होने का, गायब होने का, अब ये प्रिंसिपल अगर हम उसको देखेंगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसको मैंने कंपेयर किया था उड़ने का या गायब होने का। जब मैंने देखा तो पहले मूवीज में देखा है ना, कि मूवीज की मेमोरीज रिकॉल की कि अच्छा मूवीज में एक जैसे मिस्टर इंडिया है तो एक घड़ी का यूज कर रहा है, या फिर क्वांटम लेवल पे मतलब कोई साइज बहुत छोटा कर ले रहा है, या फिर हम्म। आयरन मैन को देख रहे हैं तो वो उड़ने के लिए फिर वो थ्रस्टर्स का यूज कर रहा है। सुपरमैन को देख रहे हैं कि वो कपड़ों का यूज कर रहा है। तो लाइट में हमने क्या पढ़ा है, लाइट के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश है जब रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आता है तब वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, अब ये संस्कृत श्लोक का अर्थ में ये आता है, उसमें ये लिखा रहता है कि जो प्रकाश है किसी वस्तु से अगर रिफ्लेक्ट ना हो तो नहीं दिखाई देगी, अगर आर पार हो जाए वो प्रकाश उससे तो वो चीज हम्म। नहीं दिखाई देगी। तो ये इन प्रिंसिपल मुझे ज्यादा लॉजिकल लगा कि यहाँ पर कोई हवा हवाई बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी बात है जो विश्वास तो नहीं होगी। लेकिन प्रिंसिपल जब वहां पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि प्रकाश जो है वो परावर्तित अगर नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ही हो जाएगा, तो वो चीज ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रिंसिपल मैं इस पे नहीं चौंका कि यहाँ गायब होने की विधि दी हुई है, मैं इस पर चौंका कि यहाँ पर वो फिजिक्स के प्रिंसिपल को उन्होंने समझा है कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तब चीज दिखाई देती है। ये मेरे लिए ज्यादा चौंकाने वाला था। और दूसरा जो फेज था उसमें ये था कि पूर्व जन्म जो है सामने वाले का, या मन की बात जो है वो जानने की जो विधि है, तो वहां पर जो प्रिंसिपल है वो फिर अगेन चौंकाने वाला था कि अच्छा ये सुनने में चमत्कारिक लगता है लेकिन उसके तरीके में अगर जाके देखते हैं तो वहां पर कुछ और बातें निकल कर आती है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं मुझे लगी, अद्भुत लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत ये लगी कि उसके तरीके जो हैं बड़ा वेल डिफाइंड और लॉजिकल है ना, कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी अगर काम नहीं कर रही है तो वो मतलब भारीपन अगर खत्म हो जाए तो चीजें उड़ेंगी, रेदर देन आप मतलब ये ज्यादा फिक्शनल तो ऑब्वियसली है ही कि 2000 1000 डिग्री का थ्रस्टर पैर में तो पैर ही आपका नहीं बचेगा, या कोई
कपड़े से कैसे उड़ सकता है, इससे ज्यादा विश्वास आपको इस बात पर होगा कि वेटलेसनेस अगर आ जाएगी तो बॉडी उड़ेगी, है ना। तो जो ज्यादा साइंटिफिक साउंड कर रहा है उसको हम ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरह की बातें मुझे मिली थी, जिसको मैंने बुक में ऐसे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता था कि बुक जो है ज्यादा सेन साउंड करे और जो भी हमारे बुद्धि का स्तर है वो उसको ग्रैस्प कर पाए, तो उतनी ही बातें एक जगह कलेक्टेड में लिखूं। ऑसम ऑसम रवि सर। जैसे कि रवि सर, मैंने अपने रिसर्च में एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो राम सेतु बनाया गया था, तो पीपल थिंक कि जैसे राम नाम का पत्थर लिखा और पानी में डाला और वो तैरने लगा, पर इट्स नॉट लाइक दैट। उसके पीछे पूरा साइंस है। उन्होंने लाइक मतलब पूरा आर्किटेक्चर बनाया था उस चीज का। इट्स नॉट मिरेकल, वो पूरा साइंस था। और जो पुष्पक विमान का भी है, सेम वैसा ही है। लाइक उसके पीछे पूरी साइंस है। तो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ऑब्वियसली जब भक्ति का प्रभाव होता है तो हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, हमें भाव से मतलब होता है। तो वहां पर तर्क और विज्ञान की बात नहीं होगी, तो वहां पर ढूंढना भी नहीं चाहिए। उसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस आनंद लेना है, भक्तिमय होना है ना। वहां पर वो चीजें नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अलग हट के जाएंगे तो फिर जो है आपको दिखती है कि कैसे चीजें जो हैं अगर वास्तविक है। दो चीज रामायण को इतिहास होने के लिए, दो चीज आवश्यक है कि शरीर का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे हनुमान जी का अगर वो बात करें, मतलब अष्ट सिद्धि रियलिटी होनी चाहिए, पुष्पक विमान रियलिटी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री हो जाएगा। मतलब ये मिथ्या नहीं रहेगा, ये कहानियां नहीं रहेगी। अगर एक सेन माइंड, लॉजिकल माइंड सोचता है, ये दो अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो बाकी चीजें तो ऐसे भी संभव है। अस्त्र से लेकर के वो ठीक है, उसका एग्जेजरेशन हो सकता है लेकिन वो संभव है अपने अपने काल में जो है। तो ये जो चीजें हैं इसमें जब एक समय आएगा जब इस पे भी डिटेल में बात होने लगेगी, है ना। अ, और वो संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। सर, लाइक आप बोल रहे हैं कि शेप और साइज लाइक कंट्रोल किया जा सकता है। इसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए, लाइक हाउ, मतलब अगर आपने रिसर्च में कुछ पाया हो तो। इसके देखिए डिटेल में तो मुझे संस्कृत श्लोक नहीं मिला था मुझे, लेकिन ये मिला था कि ये संभव है। तो संभव है तो एक चीज जो एटॉमिक थ्योरी कहती है कि या कणाद का भी सिद्धांत है कि एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। तो उसमें एक एक बड़ा ऐसा बात लिखा हुआ था कि हर चीज की एक इकाई यूनिट होनी चाहिए। मतलब आप किसी को तोड़ते जाएंगे तो वो बहुत छोटा होते जाएगा, बहुत छोटा होते जाएगा, तो एक कहीं पर रुकेगा वो, उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ये एटॉमिक थ्योरी में भी आती है या कणाद ऋषि के जो सिद्धांत है। तो उसमें लॉजिक ये दिया जाता है कि सरसों का जो बीज है और पहाड़ बराबर हो जाएंगे अगर फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा। आप अगर कहीं पे नहीं रुक रहे हैं तो फिर तो वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब इट इज अनंत, है ना। तो उस लाइन से एक्चुअली मैंने ये ड्रॉ किया था कि अच्छा, मतलब फंडामेंटल यूनिट एटम और वो नहीं होगा, तभी पहाड़ और एक छोटा सा सरसों का दाना एक ही हो सकता है। ओके, इट मीन्स देयर इज समथिंग जो फिजिकल इन नेचर और लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमीटर के डायमेंशन की बात नहीं है ना, वो उसके परे कुछ है। क्योंकि उनका लॉजिक यही था कि एटम तभी होगा, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ये बड़ा है और ये छोटा है। ये डिफरेंशिएशन हम्म। खत्म हो जाएगा अगर फंडामेंटल एंटिटी पार्टिकल ना हो तो, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझेंगे वो आप देख लीजिए, लेकिन यहां से एक छोटा सा हिंट मिलता है कि फिजिकल फंडामेंटल यूनिट, भौतिक फंडामेंटल यूनिट अगर होगा तो बड़ा छोटा होना पॉसिबल नहीं है। और अगर फंडामेंटल यूनिट से भी फंडामेंटल कुछ और है तो बड़ा छोटा होना पॉसिबल है, ठीक है। हम्म। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, रवि सर, मैं एक और पर्सपेक्टिव से यहाँ बात करना चाहूंगा कि जब हम वेदों का या जो हमारे महाभारत और रामायण है उसको, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें। लाइक आचार्य प्रशांत एक वेदांत स्कॉलर है, तो वो कहते हैं कि आप लाइक तथ्य खोजने मत जाइए कि ये चीज सही है या गलत है, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। आप उनकी फिलोसफिकल लर्निंग्स जो है वो ले सकते हैं।
ताकि अपने लाइफ को बेहतर बना पाए। तो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, एक तरीके से सही है कि इतिहास को हम पढ़ना ही क्यों चाहते हैं कि वहां पर कुछ हम अपने जीवन में उतार पाए या कोई गलती ऐसी है जिसको ना दोहराएं। इतिहास पढ़ने का मतलब यही है कि रिपीट ना करें अपने गलतियों को और वहां से कुछ सीख सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री एक थ्रू आउट हिस्ट्री कुछ लर्निंग है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री जानने का तो वही पर्पस होना चाहिए। अब ये प्रूफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वैलिडेशन मांगते हैं वेस्ट, मतलब जो गोरे हैं या वो मानते नहीं है, या हमारे ही भारत में बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो उनको प्रूफ करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इसको हिस्ट्री बताया जाता है। अब इसका एक और कारण है, अगर ये फिलॉसफी सिर्फ होगी तो लोग समझेंगे इसको अपनाना कठिन है जीवन में। और अगर ये इतिहास है, मतलब ये प्रैक्टिकली लोगों ने जिया है, तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा अपनाने में, क्योंकि ये कहानी और कल्पना नहीं है, है ना। तो आदर्श जो है वो जीवन में लोग नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन अगर ये घटित हुआ है, अगर ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, तो उसकी हिस्टोरिसिटी से तो और ज्यादा लगता है कि अच्छा तब तो संभव है, मतलब ठीक है पालन करना। तो इसलिए भी जानना जरूरी है। फिलोसफी जानने से तो साइकोलॉजी, मतलब जो माइंड है हमारा साइक है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक हिस्टोरिकल ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकल होने से ज्यादा उनको लगता है कि रियलिटी है या उसका पालन किया जा सकता है। इट्स लाइक कि अगर आप किसी को कहानी के माध्यम से चीजें समझाएं तो वो ज्यादा रिलेवेंट होंगी, rather देन आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें कि ये ऐसा। राइट। हम्म। ओके, सो रवि सर, आई वांटेड टू आस्क यू लाइक हम्बली, हमारे जो एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारी चीजें थी, वो आज के वर्ल्ड में कैसे रिलेवेंट है? लाइक हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं अपने एंशियंट नॉलेज सिस्टम को? कर ही रहे हैं, योग है, आयुर्वेद है, कर ही रहे हैं। क्रोध जो है वो 10,000 साल पुराना समस्या है, तो वो अ, समस्याएं जो जो पुरानी हैं उसमें पुराना ज्ञान भी काम करेगा। बीमारी जो है पुरानी चीज है तो उस पर भी काम करेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी हम उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं, बट साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 3 डोमेन हो गई अलग अलग। तो हम एक एक कॉम्प्लीमेंटिंग नॉलेज सिस्टम की तरह देखेंगे कि ये आज के जो नॉलेज सिस्टम है उसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ये आएगा। तो उसमें बहुत सारी विधाएं हैं, एग्रीकल्चर है, गौ पालन है, मेटलर्जी है, कॉग्निटिव साइंसेस है, न्यूरो साइंसेस है, साइकेट्री है, साइकोलॉजी है, इवन सम काइंड ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे डोमेन्स है जिसको हम आगे ला सकते हैं। हम्म। और पहले के जमाने में ये सारी चीजें एडवांस थी, अगर हम अभी के लाइक पर्सपेक्टिव से देखें। लाइक आप कहीं बता भी रहे थे कि जो आयरन पिलर है वो रस्ट नहीं होता। यानी उन लोग को, पहले के लोगों को, जो हमारे ऋषि थे या जो और बहुत हजार साल पहले जाए, तो उन्हें आइडिया था लाइक कि मेटलर्जी, यहाँ ये चीजें होती हैं, ऐसे चीजें होती हैं। और ऐसे एग्जांपल्स अगर आप बताना चाहें तो। सबसे पहले तो ये माइंड में रखना पड़ेगा, टाइम जो है साइक्लिकल इन नेचर है, लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। तो एक जो दिमाग में आता है कि पीछे अगर जाएंगे समय में तो चीजें सरल हो जाएगी, साधारण हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो इस बात को पहले समझना जरूरी है कि एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होता है सिविलाइजेशन का, कि आयरन एज है, स्टोन एज है, आयरन एज है, ब्रॉन्ज एज है। ये यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री की जर्नी का। ऐसे हिस्ट्री नहीं बीता है, और वो प्रूफ भी धीरे धीरे हो रहा है, मतलब वो नेगेट भी हो रहा है। जैसे कि 40,000 साल पुराना एग्रीकल्चर रेमिनेंट जो है वो मिला है भारत और श्रीलंका के बॉर्डर पे। तो अब ये कहते हैं कि 12,000 साल पहले ही कृषि आई थी, तो 42,000 साल पहले कैसे मिल गई कृषि? तो इसका मतलब जो टाइमलाइन इन्होंने बनाया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है। तो जितनी ज्यादा मतलब डिस्कवरीज होते जाएंगी उतनी ज्यादा जो है ये नेगेट होता जाएगा, नलीफाई होता जाएगा। तो अब तो टाइम का जो नेचर है वो समझना बड़ा जरूरी है। युग को ठीक है लोग नहीं मानते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, लेकिन साइक्लिकल नेचर को समझना बड़ा जरूरी है कि एक पीक आता है समय, फिर डाउनफॉल होता है, फिर पीक आता है। तो ऊपर नीचे समय के जो डेवलपमेंट की गति है वो इस हिसाब से चलती है। ठीक है। तो हम ये जो समझते हैं कि पीछे गए तो भी एडवांस मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम है जब एडवांस नहीं भी मिलेगा, एक टाइम है कि जब एडवांस भी मिलेगा। तो
वो अपना अपना समय काल है, कालखंड है इसमें। कोई जो है, क्योंकि अब जो है उसके प्रिंसिपल्स जब मिल रहे हैं, कोई भी चीज ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करती है। अलग बात है हिस्ट्री चैनल, नेट जियो वो बताते रहेंगे कि एलियंस ने आके यहाँ के पिरामिड बनाए, एलियंस ने आके यहाँ पर ये सब बनाए। ऐसे तो सिखाया। वो तो कहने की बातें, वही कहने की बातें हुई। असली में है कि उसको बनाया गया है। ठीक है, तो बनाया गया है तो उसके पीछे ऑब्वियसली वो बेसिक साइंसेस जरूर होंगे, तब नहीं तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए आयरन पिलर का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि फिलॉसफी प्रूफ मांगता है, फिलॉसफी साइंस बन सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग तभी बनेगा जब उसका कुछ रिजल्ट दिखेगा कि आपने कुछ बनाया है। तो मंदिर और आयरन पिलर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये बिना विज्ञान को समझे बनाया नहीं जा सकता है। ये कोई ऐसे ही नहीं बना सकता है ना। उसको उस चीज की प्रॉपर समझ रहेगी तभी वो बना सकता है। ठीक है, इसलिए आयरन पिलर का मैंने एग्जांपल दिया था। लाइक मैंने कहीं सुना है या आई डोंट रिमेम्बर, पढ़ा था एक्चुअली, कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी सारी चीजें डिस्कस करते थे, लाइक प्रॉपर डिस्कशन होते थे। उसके बाद वो चीजें लिखते थे एंड वो भी ओपन, लाइक ओपन एंड पे चीजें छोड़ते थे कि लाइक इसके आगे भी चीजें हो सकती हैं। और कहीं कहीं जाके वो अपनी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट भी किए हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। पहले कुछ और लिखा और फिर बाद में कुछ और लिखा। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक इसके बारे में, ऐसा था मतलब, या फिर? इसलिए न्याय दर्शन और तर्क शास्त्र है आपके पास। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है कि हम किसी के बातों को काट सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, आपने ये कंक्लूड कैसे किया, वो प्रोसेस हमें बताइए। तो साइंटिस्टों को भी ये पता है कि उनकी जो आज की डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो आके जा करके कोई और एडवांसमेंट होगा तो थोड़ा सा उसमें गलत साबित होगा, थोड़ा सा एरर आएगा उस पे। बट हम वो लड़ने नहीं लग जाते हैं या बुराई नहीं करने लग जाते हैं साइंटिस्टों की। हम उस प्रोसेस का रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे रिलेटिविटी है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स को वैसे ही इररिलेवेंट बना देता है। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली है, वो रिलेटिविटी के सामने एरर प्रोन है, उसमें गलत है, इररिलेवेंसी है, बेसिक प्रिंसिपल में ही फ्लॉज हैं। लेकिन हम न्यूटन को गलत नहीं बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ढूंढा है। उसी प्रकार ऋषि भी कोई विषय ला रहे हैं तो उनको भी पता है कि प्रज्ञा का जो स्तर है उस हिसाब से जो चीजें हैं, और माया के डायमेंशन में आप बैठे हुए हैं तो चीजें आपको, तत्व ज्ञान जरूरी नहीं कि आपको मिले, उसमें वो एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो उन्होंने तर्कशास्त्र की भी विधा रखी है। और नंबर ऑफ ऋषि 7 नहीं, 81,000 तक रहे हैं, 1 लाख तक रहे हैं। तो इतनी संख्या की क्यों आवश्यकता है? अगर कोई 7 ही, कोई 10 ही ढूंढ सकता है तो इतनी संख्या की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग है, उसमें तर्क है, उसमें शास्त्रार्थ है, इसलिए इतनी संख्या की आवश्यकता है। अमेजिंग। सर, लाइक जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की लाइक एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइक किसी ने, जैसे कि किसी ने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया एंड आपने प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपीरियंस किया, तभी आप जान पाएंगे कि लाइक मेडिटेशन के क्या फायदे हैं, या फिर लाइक मेडिटेशन होता है क्या है। तो जैसे मैं मयूर कालवाड़, एक स्कॉलर हैं जो कि मेडिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने अघोरी स्पेशलिस्ट बेसिकली, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है अघोरी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो कैलाश मानसरोवर पे गए थे तो उनका एक्सपीरियंस ही अलग था। यू कैन ओनली फील इट जब आप वहां पे जाओगे। लाइक अगर आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो कि ऐसा होता है या वैसा होता है, आप उस चीज को फील कर सकते हो, लाइक मेडिटेशन और इन सारी चीजों को। तो सेम चीज यहाँ भी है, लाइक जब आप पढ़ोगे और एक्सपीरियंस करोगे कि क्या है, लाइक मतलब हमारे पुस्तकों में क्या लिखा गया है, आप ऐसे ही नहीं काट सकते हो इन सारी चीजों को कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो आपने लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओवरऑल जब आपने लाइक रिसर्च किया, पढ़ा? तो व्हाट चेंजेस यू, लाइक आपकी सोच में क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो 6 7 साल लगातार प्राणायाम क्रिया करने के बाद ये डिफरेंस आया। पहले तो ये। दूसरा, ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो, जैसे बुक में भी मैंने मेंशन किया है, ऋषि इंटेलिजेंस बुक में, कि मिठाई के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है तो आप पोएम लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब, लेकिन वो एग्जैक्ट अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना।
फिर अपने दोस्त को आप कहेंगे कि चलो तुमको भी खिला देते हैं, तब तुमको पता चल जाएगा। तो जो लैंग्वेज के डायमेंशन में नहीं होता है वो लॉजिक के डायमेंशन में नहीं होगा। जब भाषा के अंदर ही नहीं आया तो लॉजिक में कैसे आएगा? इसलिए कई बातें इलॉजिकल हैं लेकिन ट्रू है, झूठी नहीं होती है। इमोशंस, भावनाएं, बहुत लोगों को लगता है कि उसकी भावनाएं लॉजिकल नहीं है, लेकिन भावनाएं शब्दों में नहीं बांध पा रहे हैं तो लॉजिक में नहीं बंधेगी। तो वो लॉजिक नहीं है तो वो फिर उसमें साइंटिफिक नेचर आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो अनसाइंटिफिक हो जाएगा। तो जब अनसाइंटिफिक हो ही जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि जो हम कहते हैं कि हर चीज जो लॉजिकल और रैशनल होगा तभी हम मानेंगे, तो पहले तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक पॉइंट पे एक लिमिटेशन है कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एक जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है एक व्यक्ति का, वो वेरी करता है दूसरे व्यक्ति से, और उसमें वेरिएशन है। तभी हम अनुभव की बात कर रहे हैं कि अनुभव जो है वो फिर डायरेक्ट आपको वो चीज शब्दों में अगर नहीं बांध पा रहे हैं तो आप उसको अनुभव में करिए, फिर आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको समझने के लिए, है ना। तो ये जो है, इसीलिए अनुभव के डायमेंशन की बात होती है। तो अ, एक जो अनुभव मुझे मिला था वो बड़ा, जो शुरुआती दौर में ये था, मतलब करते करते 3-4 साल के बाद उसमें ये था कि शुरू जब हुआ है योग की यात्रा, तो उसमें लग रहा है कि कब उठें, कब उठने का मौका मिले, जो बैठे हैं कब खत्म होगा, 1 घंटे है, आधा घंटे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप बैठ जाएंगे तो उठने में कठिनाई होती है कि हिलाएं कैसे शरीर को, शरीर हिल नहीं पा रहा है। मतलब ये जो समस्या है, ये डेवलपमेंट है कि पहले आपको अब योग करने में ही इतना रम जा रहे हैं, आनंद आ जा रहा है कि अब आप उठ नहीं पा रहे हैं और पहले उठने का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो एक अनुभव है, एक जो डिफरेंस है, वो मैं बता सकता हूँ कि इनर्शिया, एक बड़ा जड़त्व जो शरीर में आ जा रहा है, हैवीनेस, वो बड़ा कठिन होता है शरीर हिलाना। सर एक एक सवाल यहाँ से, लाइक योग और मेडिटेशन दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों ही सेम है? अब वो कैसे लोग समझ रहे हैं उस पे उसको समझेंगे। योग अगर दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं तो मतलब हठ योग को वो योग कह रहे हैं, और मेडिटेशन जो है अ, वही टेक्निकली योग उसको ही कहना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार धारणा ध्यान समाधि ही योग है। बाकी जो आप करते हैं शारीरिक जो योग है वो हठ योग है, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। सर मेरा एक सवाल आजकल के यूथ के लिए, लाइक इंक्लूडिंग मी, दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, दे डोंट नो कि हाउ टू कंट्रोल थिंग्स लाइक इमोशन, एंगर एक्सेट्रा, और इसका क्या उपाय बताया गया है हमारे ऋषियों के द्वारा, या अगर हम अपने लाइक वेदोस की बात करें तो लाइक हाउ दे आर सो फोकस्ड, और अपने माइंड की भी बात की तो हाउ टू कॉन्क्वेर दैट, मतलब कैसे उस पे वो करें, लाइक चीजों को कंट्रोल बेसिकली। इसके तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। पहला उसमें संस्कार आ जाता है और परिवार आ जाता है ना। किस मानसिकता के दौर में आपका जन्म हुआ है, प्रवृत्ति, संगति, कहाँ समय बिता रहे हैं, किस लोकेलिटी में जन्म है, बहुत सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि आपका आचार और व्यवहार क्या होगा, आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। तो लाइफस्टाइल क्राइसिस को बिना सॉल्व किए अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ज्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन इन सारे वेरिएबल्स को एक एक करके देखना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ बेसिक्स है। पहला है कि जो हम कहते हैं कि मुदिता एक शब्द है संस्कृत में, दूसरों की सक्सेस को देख के प्रसन्न होना, खुश होना, ये एक आदत है। ये एक आदत जो है आपको जो है करुणा का होना, दया का होना, ये जो एक आदत है ये आपको बहुत हद तक मोल्ड करता है, बनाता है। जैसे ईर्ष्या को कंट्रोल कर दिया और अभिमान को कंट्रोल कर दिया, दया। तो ईर्ष्या और अभिमान अगर कंट्रोल हो गया तो हमको लगता है कि वो जो काम क्रोध आगे का जो है वो फिर तो क्योंकि जो क्रोध का जन्म है वो इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग जब नहीं होता है, वहां से क्रोध का जन्म होता है। और वो कहाँ से आया? एक्सट्रीम डिजायर, आपको कोई चीज एकदम एक्सट्रीमली आप उसके प्रति इंक्लाइंड है, वो नहीं हो पाया तो वो क्रोधित आप होते हैं। तो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ, आपका जो अपना इनहेरेंट नेचर है,
ये सब समझना बड़ा जरूरी होता है, तब जाके यम और नियम फॉलो होता है, और फिर आसन और प्राणायाम। तो अनुशासन चाहिए। इन सबको अगर कंट्रोल करना है तो पर डे आधा घंटा 1 घंटा आपको एक समय देना पड़ेगा, स्वयं पे समय देना पड़ेगा। आप कितना मतलब सॉल्व करने के प्रति आकर्षित है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तभी ये सॉल्व होगा। अगर आपको लगता है पार्ट ऑफ एक बिहेवियर है, ठीक है, चलता है, तो फिर तो ऐसे नहीं होगा सॉल्व। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, बड़ा एकदम अंदर से डिजायर है कि नहीं मुझे ये ठीक करना है। संकल्प शक्ति की बहुत आवश्यकता है इसमें। बाकी मेथड में आप अभ्यास, जो योग कहता है वो तो ऐसे अभ्यास और वैराग्य 2 शब्द का प्रयोग करता है कि योग उसी का साधेगा जिसमें ये दोनों साथ में है, और अभ्यास उसको कहते हैं जो दृढ़ निश्चय वाला हो और निरंतर हो, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला हो और रेगुलर हो और कंसिस्टेंट हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अभ्यास इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। सर, while talking to you, it feels like so like बहुत काम और बहुत like पीस फील हो रहा है। तो आपका ऑरा मतलब like ऐसे कैसे है, like आप इतने क्वाइटली आंसर्स दे रहे हैं। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट थिंग, मतलब कैसे है वो ये चीजें आपके अंदर? वही निरंतरता, वही जो मैं बोला कि जो यात्रा रही है। अब ये असर मैं देखा हूं तभी देखो, योग में क्या होता है कि उसके जो प्रॉब्लम बताया जाता है, या मैं कहूँ कि कोई भी चीज प्रारंभ करना चाहता है कोई और शख्स, तो उसका रोड़ा क्या है, उसके ऑब्स्टेकल्स क्या है। तो सबसे पहला होता है व्याधि, बीमारी। शरीर में बीमारी है तो कई चीजें नहीं हो पाएगी। दूसरा है, अगर हम कहें तो उसमें आता है प्रमाद आता है। प्रमाद क्या होता है कि आप आलसी नहीं है, आप एक्शंस लेते हैं, लेकिन जो जो एक्चुअल एक्शंस लेना है वो आप नहीं लेते हैं, तो मतलब हम कहते हैं कि वो प्रमादी हैं आप। उसमें एक आता है कि अविरति है, फिर अलब्ध भूमिक तत्व, मतलब कि आप कुछ करते हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। यू वांट सम बेसिक इंक्रीमेंटल रिजल्ट, थोड़ा थोड़ा कुछ रिजल्ट आना चाहिए, उसका परिणाम आना चाहिए। तो ये जो मेरी यात्रा है, ये मुझे कुछ मिला है, रिजल्ट मिला है। उस रिजल्ट की वजह से मैं और करता चला गया, और करता चला गया। तो ये मतलब उसका परिणाम के बिना तो मैं इतना लंबा नहीं जा पाता। तो ये वहीं से आया है। सर, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या सोच रहे हो और किस चीज के बारे में लिख रहे हो, लाइक और क्या क्या आने वाला फ्यूचर में? इसके बाद तो चाणक्याज इंटेलिजेंस आएगा, किंग मेकर ऑफ मगध ऐसे करके है। उसमें चाणक्य का वो पक्ष आएगा जो मालूम नहीं है बाहर अभी। आर्ट ऑफ डिसेप्शन, आर्ट ऑफ वॉर, धोखा देना, झूठ बोलना, साम दाम दंड भेद, ये तो पता है, ऑब्वियस ये बाहर है ये बातें। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना, उसको क्या ट्रेनिंग मिली, वो जब बच्चा है उसको क्या सिखा रहे हैं आचार्य चाणक्य। तो शत्रुबोध क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, राष्ट्र को रीबिल्ड कैसे किया उन्होंने। तो ये पूरा जो बिहार की भूमि से आई है, इसका पूरा कलेक्शन रहेगा चाणक्याज इंटेलिजेंस। ऑसम ऑसम। सर, एक और सवाल, अगर कोई लाइक हम जैसे यूथ है, मे बी इन देयर 20s, एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, मतलब कुछ जानना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं जो उनके लिए रेलेवेंट हो और उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करें? मतलब सभी चीजों से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी जो उनके लिए रेलेवेंट हो उस एज में। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? पहले तो ये पुस्तक भी मैंने उसलिए लिखी कि सारे ग्रंथ मोटे मोटे हैं। अगर हम उपनिषद लें, वेद ठीक है वो तो और मोटा ही हो गया, रामायण है, महाभारत है, फिर दर्शन शास्त्र है। तो इसके बिब्लियोग्राफी में जो बुक के एंड में है उसमें मैंने 21 सोर्सेस का मैंने मेंशन किया है, 21। तो ये बुक 138 पेज की है, लेकिन सोचिए कि वो 21 पुस्तकों से जो जो मुझे नेक्टर की तरह रूप में मिला, मधु के रूप में मिला, वो पूरा मैंने अलग से उसको कलेक्शन किया। तो एक तो ये पुस्तक ये नहीं कि मैंने लिखा है इसलिए पढ़ना चाहिए, मैंने पतला बुक लिखा है और ज्यादा एरिया डोमेन कवर कर लेगा, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी में भी भविष्य में आएगी, अभी तो इंग्लिश में है ये अवेलेबल। और फिर उपनिषद छोटी वाली एक आती है, लेकिन मुझे वही डर है कि फिर वो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें अध्यात्म की सीधी सीधी बात जब होती है या ब्रह्म की बात होती है, तो वो बहुत लोग को फैसिनेटिंग और आकर्षित नहीं लगता है।
उनको लगता है कि उनका प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें सुधार आ जाए, है ना? वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा बिकती हैं, है ना? तो जैसे इसमें इस पुस्तक में मैंने भगवत गीता का बस 3 ही श्लोक को लिया है, 700 श्लोक में से। तो उसमें क्रोध के ऊपर जो है मैंने उसमें फ़ोकस किया, बुद्धि के ऊपर फ़ोकस किया, ये 2 के ऊपर ही फ़ोकस किया। तो व्यक्ति को ये लग सकता है कि हाँ, ये मेरे काम की चीज़ है। मुझे आत्मा परमात्मा के लिए समझने के लिए तो सत्संग है, गुरु हैं, आचार्य हैं। लेकिन जो मैं डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वहां पे हमारे ऋषि मुनि क्या मदद कर सकते हैं, उसी का कलेक्शन मैंने इसमें, तो यूथ के लिए ये पुस्तक लिखी है ऑब्वियसली। तो मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू मस्ट चेक आउट वंस। आप एटलीस्ट एक बार पढ़ो। दिस इज गोइंग टू बी लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर यू ऑल एंड आई एम श्योर बिकॉज मुझे अक्षरा ने रिकमेंड किया था एंड आई हैव रीड सम चैप्टर्स एंड मैंने ई बुक लिया है, तो आप ई बुक भी ले सकते हो किंडल पे और फिर आप देख सकते हो, पेपर बैक भी ले सकते हो, तो इट्स अप टू यू। एंड एक इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर, जब मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा तो मुझे ज्यादा नॉलेज आ जाएगी, तो मैं रवि सर से ज्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा जब मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा प्रॉपर उस टॉपिक पे। तो इस पॉडकास्ट को यहीं वो करते हैं, रैप अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच रवि सर फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे आपसे बात करने को मिला एंड सो ग्लैड टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड विल श्योर डू पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट।